सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड प्रिपरेशन ताबड़तोड़। कैसे कर रहे हैं? आज हम क्लास 12th के लिए हैं, जिसमें फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, मैथ की सीरीज चल रही है ऑलरेडी, हाई स्कूल वाले हाई स्कूल की सीरीज देखें और इंटर वाले इंटर की सीरीज देखें। तो 12th की क्लास में फिजिक्स का आज चैप्टर 2 कराने जा रहे हैं, अभी तक एक ही हो पाया है। सो अब जल्दी जल्दी वीडियोस आती रहेंगी। तो जानते हैं कि गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स को बताते हैं कैसे। एक आपके पास बंद पृष्ठ ले लीजिए, मान लीजिए जैसे कि ये, इसको उठा लेते हैं, ये जैसे ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है, मतलब चारों दिशाओं से क्या है, एक जगह एक एरिया कवर करता है। अगर इस पृष्ठ के लंबवत ये मान लीजिए क्या है, आपकी बल रेखाएं हैं, ये क्या है, बल रेखाएं, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इसमें से पास करेंगे परपेंडिकुलर टू द एरिया, मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसके कैसे होंगे, लंबवत पास करती हैं। तो इनकी जितनी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स। तो कैसे डेफिनेशन बनाएंगे, डेफिनेशन बनाएंगे किसी बंद पृष्ठ के लंबवत, ये कैसे, लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस परपेंडिकुलर टू क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सा, मतलब कोई भी आपके पास सामने एक पृष्ठ दिया गया है, उसके अगर मान लीजिए यही पृष्ठ है, तो इसके लंबवत में अगर हम गुजार देते हैं वैद्युत बल रेखाओं को, तो क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है phi = EDA। EDA देखो बेटा, ये वेक्टर में होता है, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पहले, EDA होता है EDA cos थीटा। अगर E.DA होता है, जैसे कि इसको कहते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर = AB और cos थीटा, मॉड A मॉड B कहते हैं वैसे, तो ये मॉड A मॉड B cos थीटा, सिंपल सा बन गया। अब जानते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो गॉस की प्रमेय जो थी इसी से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि ये पृष्ठ से फ्लक्स गुजर रहा है, ये तो हमें पता, लेकिन कितना गुजर रहा है। गॉस ने इस चीज़ को डिफाइंड किया कि किसी पृष्ठ से, मतलब कोई सरफेस एरिया है, तो उस एरिया से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, ये गॉस डिफाइंड करेंगे। कैसे डिफाइंड करते, उन्होंने एक डायग्राम ले लिया आलू जैसा, एक आलू जैसा, तो वो आलू लग रहा है ना, आलू जैसा एक डायग्राम ले लिया। उन्होंने बताया, सबसे पहले तो डेफिनेशन दी कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल चार्ज का, कुल चार्ज मतलब कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। डेफिनेशन कैसे बनाओगे, किसी पृष्ठ में उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस यही आपका है मेन थ्योरम और यही फॉर्मूला है, सिंपल सा। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एंड द प्रोडक्ट ऑफ टोटल चार्ज एंड 1/ε0। सिंपल सा, यही सिर्फ डेफिनेशन लिख देनी है, और ये आपका एक नंबर में अगर पूछा जाता है तो आप इतना लिख दीजिए, आपके लिए कंसिडर है। और इसके बाद अगर प्रूविंग पूछी जाती है, अगर प्रूविंग पूछी जाती है 2 नंबर में कि गॉस की प्रमेय का सूत्र स्थापित कीजिए या सिद्ध कीजिए, गॉस का प्रमेय सूत्र क्या है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला फिगर बना देना है, एक आलू जैसा, उसमें एक पॉइंट O मान लेना है, उस O पॉइंट से R दूरी पर एक बिंदु मान लेना है P, R दूरी पर एक बिंदु मान लेना है P, जिसके परपेंडिकुलर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरेगी और उसका एरिया कितना होगा, DA। ये छोटा सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया, अगर हम इसको A नाम दे दें, ये वाला पॉइंट और ये वाला B वाला, तो छोटा सा पॉइंट। अब इन्होंने क्या किया, गॉस ने कहा कि देखो बेटा, हम इतने एरिया में से पहले फ्लक्स को गुजार देंगे, इतने ही छोटे से एरिया में, जो छोटा सा एरिया है, इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हम पता कर लेंगे। जब हमें यहाँ का फ्लक्स पता चल जाएगा तो हम उसका कर देंगे क्या, समाकलन, इंटीग्रेशन कर देंगे। और जब इंटीग्रेशन किसी चीज़ का भी किया जाता है तो छोटी से बड़ी चीज़ प्राप्त करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, और बड़ी से छोटी चीज़ प्राप्त करने के लिए करते हैं डिफरेंशिएशन। ये यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है। यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोगों को पता ही नहीं होता कि कहाँ यूज किया जाता है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन का हम यूज वहाँ करते हैं जब हमें छोटे से बड़ा प्राप्त करना हो, तो इसका मतलब क्या करना है, समाकलन करना है। तो उन्होंने सिंपल सा क्या किया,
जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन को ही यूज किया। उन्होंने बताया डी फाई ई डॉट डी ए, जो इस छोटे पृष्ठ से गुजर रहा है इसलिए उसके आगे लगा दिया डी, स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया और बता दिया इस स्मॉल एरिया से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए हो गया। इसके बाद ई डॉट डी ए है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता है तो क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा, इसको लिख दिया जाता है। और वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर समीकरण इक्वेशन 1 बना दिया, डी ए कॉस थीटा वैसे ही लिखा हुआ। अब हमें फाइंड करना टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। टोटल फ्लक्स फाइंड करना मतलब कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो पहला डी के साथ था, अब क्या हो जाएगा टोटल, मतलब बड़ा वाला फाई लिख देंगे। बड़ा वाला फाई लिख दिया, इसका क्या कर दिया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन। बेटा देखो ये वाला जो सर्कल बना है, ये सर्कल ये बताता है इंटीग्रेशन में कि ये सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है। ये सरफेस कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है। और थ्योरम भी बताई गई थी आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का हमने क्या कर दिया, एरिया के सापेक्ष समाकलन कर दिया। इसके एरिया के सापेक्ष क्या किया, समाकलन कर दिया। जब समाकलन कर दिया तो देखो डी फाई की वैल्यू क्या थी, समीकरण 1 से उठा करके पुट कर देते तो क्या थी, अगर क्यू का 1 से मल्टीप्लाई करा दे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। देखो क्यू ना तो इसमें बदलेगा, जो चार्ज दे दिया जाएगा वही चार्ज रहेगा, क्यू नहीं बदलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो भी नहीं बदलेगा, मतलब ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट को बाहर, मतलब 1 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो समाकलन से बाहर आ जाएगा। समाकलन से बाहर आ गया, हमने इसका कर देना है समाकलन, और जो इसका समाकलन है वो बराबर होता है 4 पाई के। ये क्या होता है, ये एंगल होता है यहाँ का घन कोण का, ये जो डी ओमेगा लिखा है ये यहाँ का ही एंगल बताता है, ये एंगल ही है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी निकाली जाती है, वो अलग प्रूविंग है, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी पूछी नहीं जाती एग्जाम में, इसलिए उसको थोड़ा छोड़ा हुआ है। ये समझ लीजिए डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई, और यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट गई। जब चारों पाई कट गए तो जमीन के बल्ब गिर पड़े, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए जो आपकी लास्ट प्रूविंग है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था गॉस थ्योरम में। तो गॉस थ्योरम के एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेशों का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। सिंपल से आपको ये बता देना है, यही है गॉस थ्योरम। अगर विद्युत फ्लक्स पूछा जाता है तो विद्युत फ्लक्स बताना है, किसी बंद पृष्ठ के लंबवत, किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और उनका सीधा सा फॉर्मूला ये वाला लिख देना। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर में गॉस थ्योरम पूछी जाती तो ये वाला फॉर्मूला और डायग्राम बनाना हो तो बनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, जो मैंने बताया थ्योरी वो लिख दीजिए। इसके आगे जब चलते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ उपयोग अनुप्रयोग पढ़ने होते हैं कि गॉस थ्योरम के कैसे अनुप्रयोग करने जाते हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है आपके। एक अनंत लंबाई के चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन्फिनिटी लेंथ होता है, इन्फिनिटी लेंथ के लिए निकाली जाती है, और दूसरा है समतल प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब प्लेन प्लेट के बीच की बात की जा रही है वहाँ पर, तब वहाँ पर भी निकाली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब 2 जगहों पे बहुत ज़्यादा जो एग्जाम में आपके रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद सर्कल वाला भी है, जिसको लगाना है वो लगा सकता है, वो थोड़ी सी कम पूछी जाती है, लेकिन इन दोनों पे फोकस ज़्यादा होता है एग्जाम में। तो इनके लिए हमें इन 2 चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहला है रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। मैंने बताया था डेफिनेशन बनाने का फॉर्मूलों से ही बनाइएगा, फॉर्मूलों को याद रखिए, फॉर्मूलों से ही आप समझ जाएंगे। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब क्या है, ये रेखीय, अब यहाँ क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ है, देखो ये रेखीय था, ये रेखीय क्या बताती है, लंबाई, पृष्ठ क्या बताता है, क्षेत्रफल, आयतन क्या बताता है, आयतन ही बताता है यार। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताएगा, इसके नीचे यहाँ क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आएगा, और आयतन है तो आयतन बताएगा, तो नीचे आयतन। तो यहाँ पे क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को बोल देंगे, ठीक। टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ क्या, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों की संख्या को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। और ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। जब भी नीचे को दिया तो उसे पर यूनिट कर लेते हैं,
परिवर्तित कर लीजिए, निकल आता है। अब अनुप्रयोग में देखते हैं, दो प्रूविंग आपके सामने लिखी रखी हैं। अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = लैम्डा 2πε0 r होती है, ये हमें प्रूव करना है। और दूसरा है समतल प्लेट के निकट E = σ/2ε0 होता है, ये भी हमें प्रूव करना है। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी तरीके से दोनों प्रूविंग में से कोई एक प्रूविंग पूछ ही ली जाती है। और ये तो आप जानते ही होंगे सबके सब कि गॉस थ्योरम तो पूछी ही जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये लगा लिया है। अब देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है, या अदरवाइज आप अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा अपना मेथड, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जिस तरीके से भी तैयारी की है उसको तैयारी रखिए। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ को फोकस करके आपको पढ़ना है। तो अब देखते हैं हम आगे क्या। तो गॉस थ्योरम के बाद हम देख लेते हैं कुछ नई चीज़ों को, जैसे कि वैद्युत विभव है। इन चैप्टर से भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत विभव को हम समझ लेते हैं कि वैद्युत विभव क्या है। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। बेटा देखो, इसमें एक नेगेटिव साइन भी लगा होता है यहाँ पर, V = -W/Q0। ये -W क्यों लगा होता है, ये सब लोग हमें कमेंट करके बताना कि क्यों लगा होता है। जब नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा कि -W क्यों होता है। तो वैद्युत विभव क्या है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से। मान लो ये आपका विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे एक आवेश रखा था, तो क्या है, एक विद्युत क्षेत्र होगा। तो अनंत से लेकर के आ रहे, कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से एक परीक्षण आवेश Q0 को यहाँ तक ला रहे हैं। ठीक है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कह देंगे। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। V = -W/Q0। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, E = -ΔV/ΔX। ΔV/ΔX का मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि विभव में परिवर्तन हो, किसके साथ, दूरी के साथ। जब विभव में परिवर्तन हो दूरी के साथ, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन वोल्टेज with respect to distance is called potential gradient। मतलब E = -ΔV/ΔX। ΔX यहाँ ΔR कुछ भी लिख सकते हो, वो दूरी के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा लिख रहे हो। तो ये हो गया विभव प्रवणता, विद्युत विभव भी समझ गए। सम विभव पृष्ठ क्या होता है, सम विभव पृष्ठ देखो डेफिनेशन ये बहुत बार पूछी जाती है कि सम विभव पृष्ठ क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक पृष्ठ है, ये सरफेस होगा, इस पे इसके सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो कैसा होगा, समान होगा। वोल्टेज एट एवरी पॉइंट इज सेम ऑन द सरफेस। मतलब किस पूरे सरफेस पर क्या होना चाहिए, किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु हो, यहाँ 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 करके तो समान विभव मिल जाए। अगर वोल्टेज हर पॉइंट पर इक्वल मिल जाता है, समान मिल जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सम विभव पृष्ठ। मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं। लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ समझने के बाद जो हम लोगों ने द्विध्रुव पढ़ा था, द्विध्रुव पढ़ा था, क्या था कि द्विध्रुव एक ऐसी संरचना होती है जिसमें दो आवेश एक दूसरे से बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस में, बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। कुछ ऐसी फॉर्मूला देखा था आप लोगों ने, ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी, तो ये स्मॉल l और ये स्मॉल l। तो पढ़ा था आपने P = 2QL, ये पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की कुल दूरी के गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसी का ही यूज करके हमें अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अक्षीय स्थिति में जो विभव आता है वो आता है V = 1/4πε0 Q/R, और जो निरक्षीय स्थिति में आता है वो आता है 0, क्योंकि इसमें साइन एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, इसलिए टोटल वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत विभव का व्यंजक आप लोगों को प्रूफ कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये तो कम है, लेकिन ये वाला कभी कदार पूछ लिया जाता है। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, और वहाँ तो अच्छी और निरक्षीय दोनों लगानी है ही है। इस डेफिनेशन को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, इसलिए दोबारा मैं बार लिखा देता हूँ। तो जो वैद्युत विभव वाला है चैप्टर आपका, वो इतना ही सिर्फ उसमें से इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए सिलेबस में
जो पूछा जाएगा एग्जाम में इसके बाहर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है धारिता, मतलब संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है सबसे पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद धारिता देख लेंगे। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार में जिसमें भौतिक अवस्था की बात की जा रही है, जिसमें मतलब आकार ही आएगा, भौतिक अवस्थाएं बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, ऐसा कुछ बनता है संधारित्र। ऐसे करके 2 प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटों के बीच में आवेश की मात्रा को संचित किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं संधारित्र। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है, जिसका मतलब आपका चैप्टर दिया गया धारिता। धारिता का मतलब होता है कि यह अनुपात होता है Q/V का, आवेश तथा वोल्टेज के अनुपात को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। आप सिंपल से ये भी बता सकते हैं, ठीक है। या एकांक वोल्टेज पर उपस्थित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। आप ये भी डेफिनेशन बता सकते हैं, मैंने बताया है डेफिनेशन, आप अपने हिसाब से बनाइए, जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से डेफिनेशन बना लीजिए। इसका जो मात्रक होता है वो फैरेड होता है। फैरेड देख लो, फैरेड तुम्हारा होता है पीको में भी होता है, ठीक है, माइक्रो में भी होता है। तो पीको के लिए 12 और माइक्रो के लिए, पीको जब लगेगा तो 10 की घात -12 लग जाएगा, और जब माइक्रो लिखा जाएगा तो 10 की घात -6 लग जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वो तो न्यूमेरिकल की बात है। और दूसरा पोर्शन है इसका, इसमें देखिए कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता आपको सर्कुलर अगर दिया गया, सर्कुलर पार्ट दिया गया, सर्कुलर पोर्शन के लिए सर्कुलर कंडक्टर की बात कर लीजिए। सर्कुलर कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी, ये कैपेसिटेंस निकाल लेना हम लोग। धारिता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो धारिता C = 4πε0 R निकाल लेते हैं, ये यहाँ से प्रूव होता है। ये ऐसे दिया होता है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं R, जो रेडियस होती है ये R ही ये कहलाता है। तो C = Q 4πε0 R निकल आ जाता है। इस वैल्यू को रख देते हैं। ये आया कैसे है, अरे बेटा Q है, V की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ से रख दो। देखो V = क्या आता है 1/4πε0 Q/R। तो Q से Q कट गया, बचा क्या 4πR, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया। सिंपल है, अगर ये प्रूविंग पूछी जाती तो आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बतानी है कि किसी भी संधारित्र में आवेशों को एकत्रित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो उसकी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि कार्य हमेशा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्कडन जो करता है स्टोर टू चार्ज इन अ कैपेसिटेंस, मतलब किसी भी कैपेसिटर में अगर जो आप चार्ज स्टोर करते हो उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वही आपकी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। U = ½ CV²। सिंपल सा डेफिनेशन लिख देनी, ये भी हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बहुत पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में अगर कोई सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो यही दोनों हैं। इन दोनों में से एक प्रूविंग आपके एग्जाम में लिखी हुई मिलती है, 7 सेटों में एक 2 में तो होती ही होती है, कंफर्म। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना होता है C = KA∈0/D। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूविंग आपने जैसे इसकी तैयार की है वैसे ही इसको पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि इन दोनों पे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। 2020 में भी आया था, 19 में भी आया था, न्यूमेरिकल्स भी इनके दोनों पे आ जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको प्रूविंग भी इनकी तैयार रखनी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और समांतर प्लेट संधारित्र ही होगा जब वो आंशिक परावैद्युत, मतलब देखो ये तो समांतर प्लेट होंगे जब उसमें उनके बीच में कुछ भी नहीं रखा होगा। जब आंशिक रूप की बात की जाती है तो एक थिक प्लेट आ जाती है, क्या आ जाती है, एक T थिकनेस वाली इसके अंदर प्लेट रख दी जाती है T थिकनेस की। उसके लिए जब प्रूविंग आएगी वो C = εAD - T + T/K, सिंपल सा। और जो 2020 में एक क्वेश्चन आया था तो क्या कर दिया था, इन दोनों को भाग करने का क्वेश्चन आ गया था कि इन दोनों को भाग कर दीजिए, फिर K का मान आपको बताना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। आ जाइए जरा नीचे 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 में क्या है, 6 में समायोजन दिया गया है। समायोजन क्या है, ये जो है समायोजन, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। इसकी प्रूविंग तो नहीं आएगी लेकिन आपको फॉर्मूले याद रखने, ये न्यूमेरिकल लगाने पे इन पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कन्फर्मली। तो जब हमने समांतर, समायोजन का मतलब कॉम्बिनेशन की बात की जाए, समांतर मतलब पैरेलल, एंड द पैरेलल पोजीशन, पैरेलल समांतर हो गया। पैरेलल में क्या करेंगे, C = C1 + C2 + C3।
जबकि रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस में इसका अपोजिट चलता है। जब पैरेलल की बात करते हैं तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 निकालते हैं, और जब श्रेणी क्रम की बात की जाती है तो r1 प्लस r2 प्लस r3 निकालते हैं। लेकिन इसमें उल्टा चलता है, जब समांतर मतलब पैरेलल होता है तो c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 होता है, डैश डैश जितने भी c लगे होंगे। और जब श्रेणी क्रम होता है मतलब सीरीज, तो उसमें 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डैश डैश चला जाता है। तो ये थे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैद्युत विभव के चैप्टर से और धारिता के चैप्टर से। इतनी लगा लेंगे, समझ लीजिए इस चैप्टर से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, सिर्फ आपको इतने की ही प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना है। वीडियो को सुनते जाइए, कुछ डेफिनेशन जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो तो मैं बोल ही देता हूँ बेटा, लिखाने का टाइम तो नहीं है, आप स्पीड धीमी कर करके सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाएगी, आप लोग समझ सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यू सुनते रहें तब भी आपको याद हो जाएगा कि इनमें बचा हुआ कुछ भी नहीं। तो हमने अभी तक की इस वीडियो में 3 चैप्टर और इससे पहले में 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका, टोटल 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, हम जल्दी आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, मैं प्रूविंग इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की बुक्स में प्रूविंग पहले से लग रखी है और मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। मेरी बताई हुई ट्रिक अलग हो गई, आपकी अलग हो जाएगी। हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगा कि कैसे प्रूव करना है जब ना आ रहा हो, वो लास्ट में जरूर बता दूंगा। जब नहीं आ रहा होगा तो हम लोग नीचे से प्रूव कर लेंगे। इसलिए मैं ध्यान कह रहा हूँ कि लास्ट फार्मूला आपका सबका याद होना चाहिए। लास्ट फार्मूला अगर याद होगा तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन उस वीडियो में आपको सारी प्रूविंग्स का मतलब पता चल जाएगा कि उसे नीचे से कैसे प्रूव किया जाता है। क्योंकि एग्जामिनर लास्ट में कहाँ पहुँचता है, आखिरी की लाइन पे पहुँचता है कि फाइनल आंसर आया या नहीं आया। तो प्रूविंग करने के लिए एक तो फिगर इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा उसका लास्ट में क्या प्रूव होके आना है ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बातों को बड़ा ध्यान से लीजिएगा और इसे ही अपने दिमाग में भर लीजिए कि की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती, कठिन नहीं होती। आराम से आप पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट जरूर करो बेटा। हम कहते हैं कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कैसा पढ़ाना है। मुझे जो भी कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। वीडियो देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, मज़ा आने वाला है आगे। ऐसे ही मैं चलता हूँ, तब तक की आस्था नविस्ता।